सूर्य को तमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। आइए, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। घर ज़्यादा साफ नहीं है। जी कोई बात नहीं। पानी। शुक्रिया, पानी की जरूरत नहीं, आप बैठिए। हम पहले माइक लगा लें। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हर बार ऐसा क्यों होता है कि सच कटघरे में खड़ा होता है और झूठ वो उसी अदालत में बैठा होता है बेखौफ? जो जुल्म करते हैं उनसे कभी कोई कुछ नहीं पूछता, और जिन पर जुल्म होते हैं वो हमेशा सवालों से घिरे रहते हैं। देखिए, आपका गुस्सा और सवाल दोनों जायज हैं,
मगर 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 पहले वो जिस पर चले वो ज़मीन खींच लो और फिर उनके हिस्से के आसमान में इतना धुआं भर दो कि उनके ख्वाब दम घोट कर मर जाए। यही ना? मैं कुछ समझी नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैडम, हमें शुरू करना चाहिए। चलिए बताइए अपनी कहानी। आई मीन जो कुछ भी आपके साथ बीता है आप मुझसे साझा कर सकते हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल आप जिसे कहानी कह रही हैं ना, वो एक मातम है, खामोशी की चादर में लिपटा हुआ एक मातम। अगर फिर भी आप इसे कहानी की तरह सुनना चाहती हैं, मैं सुना देता हूँ। आपने कभी अधूरे जीवन की चीख सुनी है मैडम? मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी, बहुत शांत और सरल। वो ना हर रोज हर धर्म की किताब पढ़ती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आप हर धर्म की किताब क्यों पढ़ती हैं? उसने मुझसे कहा, मेरा बच्चा बड़ा होकर इंसान बनेगा, हिंदू या मुसलमान नहीं। मेरा बच्चा बड़ा होकर इंसान बनेगा, हिंदू या मुसलमान नहीं। 8 महीने की गर्भवती थी मैडम। उस दिन जब दंगाइयों ने उसके घर का दरवाजा तोड़ा ना, तो ना उसकी कोख देखी और ना उसका धर्म। अगले दिन उसकी लाश मिली सड़क पर बिना कपड़ों की। उन्होंने पहले उसका बलात्कार किया और जब उससे भी मन नहीं भरा ना, तो उसका पेट फाड़ कर उसका बच्चा बाहर निकाल दिया। जब उसे बाहर निकाला वो जिंदा, फिर उसके 2 टुकड़े किए और सड़क के दोनों ओर फेंक दिए। मानो वो कोई बच्चा नहीं, चुनावी पर्चा। 8 साल, 12 साल, 14 साल की लड़कियों के साथ जबरदस्ती की गई। जब तक मन किया तब तक मजे लिए और फिर आग में जिंदा जला दिया। जब वो दर्द से चीख रही थी ना मैडम, वो हैवान हंस रहे थे। कौन से धर्म में ऐसी हैवानियत की इजाजत दी जाती है? किस धर्म में पढ़ाया जाता है ये सब? वो मंजर आज भी आंखों के सामने रहता है। चीखे। गली के आखिर में ना एक स्कूल था, बेरंग और दरारों भरी दीवारें, पर बच्चों के सपनों में कभी कोई दरार नहीं थी मैडम। उसने जब भीड़ ने स्कूल को घेरा तो किसी ने कहा ये दूसरी तरफ का इलाका है, जला डाला। टीचर्स ने बच्चों को बचाने के लिए कमरों में छुपा दिया। अगले दिन जब धुआं छटा ना, उनकी राख मिली कमरों और पास में एक जली हुई नोटबुक जिस पर लिखा था, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं। ये पंक्ति भी बिल्कुल उसके भविष्य की तरह अधूरी है। एकदम अधूरी। पर देखिए, जहाँ तक मुझे याद है कर्फ्यू लगा था और कर्फ्यू के बाद बहुत हद तक सब कुछ ठीक भी हुआ था। फिर जो आप कह रहे हैं वो ठीक।
नृत्य का तमाशा ना हमेशा जीवित लोग देखा करते हैं। 3 दिन बाद कर्फ्यू हटा था, मैं निकला था बाहर, पास में गली में एक बुजुर्ग की लाश पड़ी, आंखें खुली, मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी उसकी। वो ना उन दंगों में नहीं मरा मैडम, वो मरा भूख से, प्यास से और इस एहसास से कि उसके लिए कोई रुका ही नहीं, किसी को उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए बस चुपचाप जब मैंने उसके मुंह पे कपड़ा ढका ना तो एहसास हुआ जैसे अब जाकर उसने चैन की सांस ली हो। मौत हमारे देश में भयानक नहीं लगती और ना ही डरावनी, बल्कि कभी कभी तो वो मुझे इंसानियत से बेहतर लगती है, बहुत बेहतर। आपको आज भी अफसोस होता है? कुछ अफसोस ही बचा है मैडम, पर अब तो वो हक भी छीन लिया गया हमसे मुआवजे के नाम पर। आप हंस रही हो, ये सब सुनकर आपको घबराहट नहीं हुई? ये सब सुनने के बाद ना मुझे खुद के मानवता बिचारी बातों पर हंसी आई। ये आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म ये बस किताबों तक सीमित है, और जिन लोगों ने इनको किताबों में गढ़ा है ना, उन्होंने कभी किताबों से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं की है। काश कि वो देख पाते आखिरकार सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ये लीजिए मैडम, आपके हिस्से की इंसानियत। आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। उस दिन अखबार में आया था कि आपका एक 12 साल का बेटा वो कहीं दंगों में गुम हो गया। आपको आपका बेटा मिला? मेरा बेटा? उसे ना पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, भी वो पतंग उड़ा रहा। मैं बैल्कनी से बैठा हुआ उसे बस देख रहा, बहुत खुश था। ऐसा लगता था मानो पतंग को नहीं, अपने सपनों को उड़ान दे रहा हूँ। फिर वो शोर हुआ, भागकर नीचे गया उसे देखने के लिए, मुझे कहीं नजर नहीं आया। फिर शाम को मिला, पानी की टंकी, लगभग जल चुका था मैडम वो, उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था। उसकी पतंग की वो नीली डोर उसके हाथ पे बिल्कुल सलामत थी। आज भी उसकी आवाजें आती हैं मैडम, उसकी हंसी सुनाई देती है, जैसे कहता हो, बाबा बाबा मैं जिंदा हूं।
गया हूं, जिंदा हूं आपके सपनों में, आपकी यादों में जिंदा हूं बाबा। आपको किसी से कोई शिकायत या किसी से कुछ कहना हो? आपने मुझे गलत समझ लिया मैडम। मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे किसी से कोई शिकायत है या मुझे कोई इंसाफ चाहिए। उसकी उम्मीद मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि जो दर्द यहाँ के लोगों के दिलों में जिंदा है, वो दर्द आप लोगों तक लेकर जाएं, उन्हें सच दिखाएं कि कैसे एक दिन में लोगों ने अपने सपने, अपना भविष्य, अपना परिवार तक खो दिया मैडम। बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे, और कुछ नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज शाम के हर न्यूज चैनल पर प्राइम न्यूज रहेगी आपकी कहानी। मेरा वादा है आपसे। वादा बहुत बड़ी चीज होता है मैडम। अगर टूट जाए ना, इंसान अंदर से टूट जाता है। मुझे जाना है। अपना ख्याल रखिए। हाँ प्लीज तुम एडजस्टमेंट कर लो। हाँ मैं शाम तक पहुंच जाऊंगी। रंजना, सर जस्ट अ सेकंड। हेलो, हाँ विद कॉल भी लेता हूँ। रंजना, व्हाट इज तुम इसे न्यूज़ कहती हो? सर मैं कुछ समझी नहीं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी सर, और लोगों तक सच तो जाना ही चाहिए। सच? कौन जानना चाहता है तुम्हारा ये सच? रंजना, हमारी जेब में सैलरी और घर में राशन तुम्हारे इस सच की वजह से नहीं आता है। सर वो आता है सनसनीखेज न्यूज़ की वजह से। इससे आती है अच्छी टीआरपी। सर बट एटलीस्ट रंजना, डोंट गिव मी दिस आइडियलिज्म वाला ज्ञान नहीं है। और हाँ, वो अभी वो आईआईटी वाले बाबा ने एक इंटरव्यू दिया है कि इंडिया ये वर्ल्ड कप फाइनल हारने वाला है। I want you to cover this news. Sir, but that is not important news, sir. Ranjana, I want this news to be broadcast at prime time tonight. Sir, but not me. Sir, just...
आज की बड़ी खबर, पति को समोसा देने पीछे पत्नी हुई प्रेमिका के साथ फरार। ब्रेकिंग न्यूज, अब तक की सबसे बड़ी खबर, कार में धोखा, सड़क पर धोखा। सनसनीखेज खबर, पत्नी से नाराज होकर टंकी पर चढ़ा युवक, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने पैसों का लालच देकर करवाई टंकी साफ। मेगामार्ट में लगी युवाओं की भीड़, LLB पास युवक पहुंचा कार्ड की प्लेसमेंट के लिए। लोगों ने कहा टफ कंपटीशन है। लड़की से बना लड़की और फिर बना वो सुपर मॉडल। देखिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट, राजवीर से रजनी का सफर। तेरी कहानी इंसाफ के लायक नहीं थी बेटा। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसा किताबों में पढ़ा था, पर अब लगता है वो 3 दीवारों से घिरा बस एक बंद कमरा है, जहां सच्चाई दम घूट कर मर जाती है और बाहर वो दिखता है जो दिखता है। हमने कई मौतें देखी, पर सबसे भयानक मौत वो होती जब इंसान की इंसानियत मरती और कैमरा दूसरी तरफ मुंह फेर लेता। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के वाइस चेयरमैन विक्रांत
सेठ जी कृपया मंच पर आए। विनोद पंवार जी, मशहूर सारंगी वादक। राहुल महाजन जी, आपका भी स्वागत है मंच पर। आइए महाजन साहब, तो सबसे पहले विक्रांत जी मैं आपसे चाहूंगा 2 शब्द नाटक के बारे में, आप कुछ आपके जो भाव हैं वो बताएं, फिर हम कलाकारों का तो परिचय लेंगे ही लेंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने इस नाटक के शुरू होने से पहले आपने एक चीज हमारे साथ साझा करी कि कहानियों का रंगमंच का जो सफर है वो लगभग 50 साल पहले शुरू हुआ। डॉक्टर डी.आर. अंकुर जी ने इस चीज को शुरू किया, कहानियों के रंगमंच को, और उसको लगभग 50 साल है। और इस बार चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने इस बार ये सोचा हुआ था कि 50 साल होने पर कहानियों के रंगमंच का इसका उत्सव, इसका महोत्सव बनाया जाएगा। रूपरेखा बड़ी थी लेकिन किसी कारणवश छोटा हुआ, और जब इस 5 दिवसीय कहानियों का इस समारोह का जब हम लोग इसको डिजाइन कर रहे थे तो इसमें सबसे बड़ी जो पहली खास चीज जो रखी गई थी वो ये थी कि जो लेखक होगा वो एक तो कोशिश यही रहेगी कि वो चंडीगढ़ से होगा, ट्राई सिटी से होगा। दूसरा, कहानी आज के स्वरूप में उसी के अनुरूप में कही जाएगी। और तीसरी बात कि जो भी कहानी को जो लिखेगा, जो लेखक है, वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम वो लेखक जीवित होना चाहिए, है ना। तो उसका कारण ये था कि अगर हम क्योंकि समय की मांग जो है वो ऐसी है कि हम